हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा की तरह अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने अध्ययन का, अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। और मैं भी हमेशा की तरह आपकी पढ़ाई का ख्याल रखने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ एक बेहतरीन टॉपिक लेके, जिस टॉपिक का नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, लोहा का निष्कर्षण। हाँ स्टूडेंट्स, मैं उस लोहा की बात कर रहा हूं जो आपके शरीर से अगर निकाल दिया जाए, सभी लोहा निकाल दिया जाए तो 1 इंच की एक कांटी बनाई जा सके, इतनी मात्रा में आपके शरीर में मौजूद है। मैं उस लोहा की बात कर रहा हूं जो इस विकसित मानव सभ्यता से अगर लोहा केवल निकाल दिया जाए तो ये मानव सभ्यता पाषाण युग में पहुंच जाए। तो आइए उसका निष्कर्षण कैसे करते हैं जानते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात और बता दें आपको, किसी भी धातु का जब हम लोग निष्कर्षण करने चलेंगे तो पहले उसके जो मुख्य अयस्क हैं उसका नाम लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि इन अयस्कों में से किस धातु से उसका किस अयस्क से उसका निष्कर्षण करना है। तो आइए लोहा के पहले मुख्य अयस्क लिखते हैं। तो लोहा के जो मुख्य अयस्क हैं स्टूडेंट्स, उसमें से पहला अयस्क मैं लिखने जा रहा हूं हेमाटाइट। हेमेटाइट हेमेटाइट और इसका जो सूत्र होता है वो है Fe2O3 हेमेटाइट। अच्छा, एक बात बता दें, इसको रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन कहते हैं। ये जो अयस्क है ना, इसको रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, तो रेडिश होता है, भूरा कलर का होता है। तो रेड ऑक्साइड याद रखिएगा, रेड ऑक्साइड ऑफ ये आयरन है। अब आइए दूसरी चीज, हेमाटाइट के बाद दूसरा है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट स्टूडेंट्स, अगर इस हेमेटाइट में अगर आप FeO जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, जरा देखो तो, Fe3O4 होगा। तो यही है आपका मैग्नेटाइट, Fe3O4। और इसके बारे में भी आप एक बात जान लीजिए, मैग्नेटाइट को कहा जाता है मैग्नेटिक ओर ऑफ आयरन। ये चुंबकीय है, मैग्नेटिक ओर है, इसमें चुंबकीय गुण होता है। एक्चुअली फेरोमैग्नेटिक नेचर का होता है, इससे अस्थाई चुंबक बनाया जा सकता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, मैग्नेटिक ओर ऑफ आयरन। याद रखना है इसको, मैग्नेटिक ओर ऑफ आयरन। ये हो गया आपका मैग्नेटिक ओर। एक बात और बता दें, इसी को लोड स्टोन भी कहते हैं। इसे लोड स्टोन भी कहा जाता है। अब आइए लिमोनाइट। लिमोनाइट स्टूडेंट, जो FeTO3 है ना, इसमें 3 H2 को जोड़ दें तो लिमोनाइट हो जाता है। मतलब आप यूं समझ जाइए कि इसी में अगर 3 H2 मिला दें तो देखिए क्या हो जाता है, ये Fe2O3.3H2O, ये लिमोनाइट हो गया। बहुत सारी किताबों में लिखा रहता है कि अभी क्या है, तो मैग्नेटिक ओर है। आप देखते हुए रहे हैं, एक लाइन तो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं लिमोनाइट के बारे में कि हाइड्रेटेड ओर है। हाइड्रेटेड, ये आयरन का क्या है, हाइड्रेटेड ओर ऑफ आयरन है ये। ओर ऑफ आयरन है ये। अगला है ये सीडेराइट।
सीधे राइट। क्या सूत्र होता है? FeCO3। एक्चुअली आप इसको कह सकते हैं आयरन का कार्बोनेट ओर है, कार्बोनेट ओर ऑफ आयरन। आप देख रहे हैं ना FeCO3, तो कार्बोनेट ओर ऑफ ये आयरन है। और इसके बारे में मैं आपको कहूंगा कि इसे स्पैथेटिक ओर ऑफ आयरन भी कहते हैं, स्पैथिक ओर ऑफ आयरन, स्पैथिक ओर भी कहा जाता है। अब आइए लास्ट है आयरन पैराइट। आयरन पैराइट सूत्र स्टूडेंट्स, आयरन पैराइट सूत्र याद है आप लोगों को? FeS2। और इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात है स्टूडेंट्स। होता क्या आयरन पैराइट वास्तव में ये बिल्कुल सोने जैसा दिखता है। इसकी जो अपीयरेंस है, इसका जो कलर है वो सोने जैसा है। ये पीला एकदम होता है और सोने जैसा दिखता है। इतना ही नहीं, इसकी जो शाइनिंग है, चमक है, वो भी बिल्कुल सोने जैसी है। तो सोने जैसे दिखने के कारण ये सोना होने का भ्रम उत्पन्न होता है। जो साधारण लोग हैं इसको नहीं पहचान पाएंगे कि सोना है कि ये आयरन पैराइट है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड फुल्स गोल्ड। ये मूर्खों का सोना कहलाता है, इसको कहते हैं फुल्स गोल्ड। याद रखिएगा, फुल्स गोल्ड माने क्या हुआ? मूर्खों का सोना हुआ है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके जो कलर हैं, इसकी जो चमक है, वो बिल्कुल सोना होने का भ्रम उत्पन्न करता है। तो साधारण लोग जिनको सोने की पहचान नहीं है, परख नहीं है, उनको एहसास होता है कि क्या ये सोना है, तो इसीलिए इसको फुल्स गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए जो मेन काम, जिस काम के लिए हम लोग आए हैं आज के क्लास में, हमें तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन करना है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास अगर इनको ही हम लोग नंबरिंग कर दें तो 1 2 3, ये 4 5 और भी होते हैं, ये 5 एस। इसमें से कौन से अयस्क से धातु का माने लोहा का निष्कर्षण होता है? तो आपको याद रखना होगा वो है मैग्नेटाइट। जो मैग्नेटाइट अयस्क होते हैं ना, उसी से हम लोग, सॉरी हेमाटाइट अयस्क, उससे हम लोग क्या करते हैं? उसका निष्कर्षण करते हैं। तो आइए पहले इसको नोट करिए और फिर बाद में देखते हैं कैसे इसका निष्कर्षण करते हैं और कौन कौन से चरण है। तो स्टूडेंट्स, लोहा का निष्कर्षण, लोहा का निष्कर्षण जो होता है वो हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। माफ करिएगा, इसके पहले मेरे मुंह से मैग्नेटाइट सब निकल गया था। हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। तो हेमाटाइट अयस्क मान लीजिए जमीन में से आपने निकाल लिया। अब उसे लोहा कैसे प्राप्त करें? तो लोहा प्राप्त करने के लिए उसको कई चरणों से गुजरना होगा, जिसको आप मेटलर्जी कहते हैं। तो मेट्रोलॉजी जो यहाँ पर जो पायरोमेट्रोलॉजी कहलाता है, वो कौन कौन से चरण है उसको जानने की कोशिश कर। बिल्कुल स्टेप वाइज एक कहानी की तरफ यहाँ से समझना है स्टूडेंट्स। आपके पास अयस्क है, हेमाटाइट अयस्क है, और उस हेमेटाइट अयस्क से हमें लोहा प्राप्त करना है। तो देखिए जरा स्टेप वाइज कि कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक लाइन में लिखना चाहूंगा, लोहा का निष्कर्षण हेमाटाइट और Fe2O3 से किया जाता है। इसमें शामिल मुख्य चरण कौन कौन से शामिल हैं? तो इसमें शामिल मुख्य चरण, आप जरा ध्यान से देखेंगे कि इसमें कौन कौन से चरण शामिल हैं, क्या क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला काम तो आप अयस्क लेंगे, यहां से ध्यान से दीजिए। अब देखिए ये आपके पास हेमाटाइट अयस्क है, Fe2O3 ये और हो गया।
पहला काम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, याद करिए। हमने आपको बताया है कि सबसे पहला काम होगा अयस्क को तोड़ना, कूटना, और फिर उसके बाद उसका सांद्रण, माने फर्स्ट जो मेजर स्टेप है। अयस्क जमीन से निकाले, उसको आपने अच्छी तरह से धो लिया, पोंछ लिया, उसमें जो भी गंदगी बाहर था वो निकल गया। फिर उसके बाद आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको हम लोग कहते हैं अयस्क का सांद्रण। तो यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं अयस्क का सांद्रण। फर्स्ट स्टेप हेमाटाइट अयस्क का सांद्रण। हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण। तो अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि अयस्क को तो सांद्रित करने की कई विधियां हैं। जैसे हमने पहला कहा आपको गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है, जिसको धावन विधि भी कहते हैं, जिसको नेविगेशन भी कहते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि है, फेन प्लावन विधि है, लीचिंग है। तो इनमें से कौन से कोई एक इसमें से चुनेंगे। तो चुनेंगे, आपको याद करिए किस आधार पे, तो उसमें उपस्थित अशुद्धि और जो धातु है उसके नेचर को आधार बनाते हुए हम लोग अयस्क के सांद्रण का चुनाव करते हैं कि कौन सी विधि से करें। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि हेमेटाइट अयस्क में जो अशुद्धियां होती हैं ना, वो हल्की होती हैं अयस्क के तुलना में। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसका जो सांद्रण कर देते हैं वो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। तो याद रखना है आपको, पहला जो स्टेप है इसके, उसमें इसको कैसे आप करने जा रहे हैं, तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा। गुरुत्वीय पृथक्करण, ग्रेविटी सेपरेशन द्वारा हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण किया जाता है। ये बात क्लियर हो गई, सांद्रण किया जाता है। अब इसमें एक बात आपको और बता दें, आप लिख लीजिएगा। महीन पाउडर के रूप में अयस्क को पीस लेते हैं और पीसने के बाद बहती हुई तेज धारा में अयस्क को डाल देते हैं। स्टूडेंट्स फिर से एक बार आपको बता दें, हेमेटाइट अयस्क का गुरुत्वीय पृथक्करण से कैसे सांद्रण किया जाता है। तो बहती अयस्क को पहले महीन पाउडर के रूप में पीसेंगे, फिर उसके बाद बहती हुई तेज धारा में, जल की तेज धारा में उसको डाल देते हैं। अशुद्धियाँ जो होती है धारा के साथ बह के निकल जाती है, और जो शुद्ध है आपका जो हेमेटाइट अयस्क होता है वो अधिक ग्रेविटी होने के कारण उसका वो क्या होता है, पेंदी पे बैठ जाता है। इस तरह से आप वहाँ से निकाल लेते हैं, सुखा लेते हैं और अयस्क का सांद्रण हो जाता है। अब आइए स्टेप नंबर 2। अयस्क का जब आपने सांद्रण कर दिया तो सांद्रित अयस्क का आप फिर अब अगला स्टेप क्या करते हैं, या तो उसका आप कैल्सिनेशन करते हैं या रोस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर अयस्क में ऑलरेडी जो है ऑक्सीजन मौजूद है, तो हम लोग करेंगे अयस्क का कैल्सिनेशन माने निस्तापन। तो अगला जो स्टेप है जिसको आपको याद रखना है वो है अयस्क का निस्तापन। सांद्रित अयस्क का निस्तापन कहना ज़्यादा उचित होगा। सांद्रित अयस्क का निस्तापन मतलब हो गया कैल्सिनेशन ऑफ कॉन्सनट्रेटेड ओर, कॉन्सनट्रेशन ऑफ कॉन्सनट्रेटेड ओर, सांद्रित अयस्क का निस्तापन। तो आपको पता है हवा की अनुपस्थिति या हवा की सीमित मात्रा में अयस्क को उसके गलनांक के नीचे तक गर्म करना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या किया जाता है, हवा की सीमित मात्रा ली जाती है। हवा की सीमित मात्रा याद रखना होगा, यहाँ पर आपको हवा की सीमित मात्रा में कैल्सिनेशन किया जाता है। अब देखिए इस कैल्सिनेशन के फलस्वरूप 3-4 बातें तो आपको याद रखनी ही होगी कि कैल्सिनेशन में क्या हुआ। तो सबसे पहले बात तो आपको याद है कि इसमें नमी जो होती है वो निकल जाती है। गर्म जब करते हैं तो नमी
निकल जाता है। कैसे? तो वाष्प बन करके निकल जाता है। जब कैल्सिनेशन करेंगे तो नमी बाहर हो गया। दूसरा इसमें और क्या हो सकता है? तो इसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, जो कि वाष्पशील ऑक्साइड बन करके बाहर निकल जाते हैं। जैसे आप लिख दीजिए यहाँ पर S8+O2, तो ये बन जाएगा SO2 और ये बाहर निकल गया। आप चाहे तो इसको बैलेंस कर दीजिए, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इसमें P4 है, फास्फोरस है, तो ये भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और P4O10 बना लेता है। हमने पहले भी आपको बताया हुआ है ये। आप यहाँ पर चाहें तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया, ये भी ऑक्साइड बनेगा और बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से अगर आर्सेनिक मौजूद है AS, तो O2 ये भी क्या करेगा, AS2O3, और ये भी क्या होता है, तो निकल जाता है आपका वाष्प बन करके। इसके अलावा इसमें और कौन सी घटनाएं होती हैं? तो याद रखिएगा कि अगर इसमें आयरन ऑक्साइड है तो वो भी क्या होता है, तो ऑक्साइड ऑक्सीकृत हो जाता है। आयरन ऑक्साइड भी ऑक्सीकृत हो जाता है। साथ ही साथ यह भी याद रखिएगा कि अयस्क छिद्रयुक्त हो जाता है। अयस्क जो होता है छिद्रयुक्त हो जाता है। ये सब बात पहले मैंने आपको बताया है। छिद्रयुक्त, पोरस, थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, सुन के लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, हो जाता है। अयस्क छिद्रयुक्त हो जाता है। एक चीज़ यहाँ पर और लिखना चाह रहे थे इसी में कि एक घटना है, मैं ऊपर यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर FeO हो तो ये भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और Fe2O3 या Fe3O4 में भी बदल जाता है ये ऑक्साइड, ये ऑक्सीकृत होकर के Fe3O4 में बदल जाता है। यहीं पे ये घटना हो जाती है। अब देखिए अयस्क का आपका पास क्या हो गया, सांद्रण हो गया, सॉरी उसके बाद आपने उसका क्या कर दिया, निस्तापन कर दिया। अब निस्तापन के बाद क्या करते हैं, तो निस्तापन के बाद अगला जो स्टेप होता है उसको कहते हैं प्रगलन। होता है क्या है प्रगलन, कि जो निस्तापित अयस्क है उस निस्तापित अयस्क में कोक मिलाते हैं, कार्बन मिलाते हैं और फिर उसको एक वात्य भट्ठी में ले जाकर के डाल देते हैं। ब्लास्ट फर्नेस होता है उसमें डाल देते हैं और ब्लास्ट फर्नेस में अलग अलग जगह पे अलग अलग अभिक्रिया होती है, क्योंकि फर्नेस के अलग अलग हिस्से का टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो अगला जो स्टेप होता है वो होता है प्रगलन। प्रगलन अंग्रेजी में इसको स्मेल्टिंग कहते हैं। अब इसमें देखिए क्या करते हैं स्मेल्टिंग में, तो 8 भाग ये अयस्क, कितना भाग, 8 भाग प्लस 4 भाग कोक, सॉरी 8 भाग अयस्क प्लस 4 भाग कोक प्लस 1 भाग लाइमस्टोन, लाइमस्टोन मिलाकर वात्य भट्ठी में डाल देते हैं। लाइमस्टोन मिलाकर वात्या भट्ठी में डाल देते हैं। याद रखना होगा स्टूडेंट्स। अब पूरी प्रक्रिया एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले आपके पास क्या है, तो हेमाटाइट आपके पास अयस्क है, इसका सांद्रण किया है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से, फिर आपने इसको क्या कर दिया, तो निस्तापित कर दिया। निस्तापित करने से उसमें नमी जो था, कुछ ऐसा तत्व था जो
वाष्पशील ऑक्साइड बनकर निकल गया, वह निकल गया। साथ ही साथ अयस्क छिद्रयुक्त हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग जरूर देख के, मैं बोल रहा हूँ लिखा हुआ अयस्क छिद्रयुक्त हो जाता है, ये पहले भी बताए हुए हैं निष्ठापन में। फिर उसके बाद क्या करते हैं, तो इसका प्रगलन करते हैं। प्रगलन का मतलब होता है, याद रखिएगा कि जो भी आपके पास सांद्रित या जो यहाँ पर जो अयस्क, जो निस्तापित अयस्क है या भर्जित जो अयस्क होता है, उसमें अगर आप कोक मिलाते हैं, कोक मिला करके उसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तो उस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। तो यहाँ देखिए, आपने 8 हिस्सा लिया, क्या चीज़, तो निस्तापित अयस्क लिया, फिर उसमें 4 भाग मिला दिया कोक, और साथ ही साथ 1 भाग मिला दिया उसमें लाइमस्टोन। और इन सभी चीज़ों को आपको कहाँ डाल देना है, तो ब्लास्ट फर्नेस में डाल देना है, वात्य भट्टी में डाल देना है। वात्य भट्टी जो होती है ना, एक ऊंची सी समझिए एक बनावट है, जो कि उस जो स्टील से बना होता है, और उसके अंदर जो होते हैं ना फायर ब्रिक्स लगे होते हैं। भट्टी के अलग अलग हिस्से का जो टेम्परेचर अलग अलग होता है, और वहाँ पे अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। तो कैसे भट्टी में जब इनको मिलाते हैं तो लोहा प्राप्त होता है, देखते हैं हम लोग इसके बाद। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स, समझते हैं अब कि किस तरह से आप अयस्क से लोहा प्राप्त कर लेते हैं। तो ये ब्लास्ट फर्नेस का चित्र हमने बना दिया है, सुविधा के लिए पहले बना दिया हुआ है। ये है ब्लास्ट फर्नेस। ये ब्लास्ट फर्नेस एक्चुअली आप ये देख पा रहे हैं कि ब्लास्ट फर्नेस का जो बीच वाला हिस्सा होता है थोड़ा मोटा होता है, ऊपर पतला होता है, फिर नीचे जाके पतला हो जाता है। ये वास्तव में ये स्टील से बना होता है, और इसके अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो फायर ब्रिक्स होता है, वो लगा रहता है। ये अंदर का जो हिस्सा होता है, आप समझ जाइए कि ये सब ये फायर ब्रिक्स होते हैं। ईंट लगा, ईंट जैसा है ये। तो अब क्या है, इसमें आपको जो समझने वाली जो बात है वो ये है कि इस फर्नेस के अलग अलग हिस्से का जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स अलग अलग है, और यही कारण है कि इस हिस्से के फर्नेस के अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। सुविधा के लिए कि किस तरह से आप लोहा प्राप्त करते हैं, इसकी अभिक्रियाओं को 5 हिस्सों में, मैंने पूरे फर्नेस को समझिए कि 5 हिस्सों में बांट दिया गया है। इस फर्नेस के जो सबसे जहाँ पर यह आग जल रहा होता है, इसको हम लोग कहते हैं जोन ऑफ कंबशन। ये सबसे निचला हिस्सा होता है, और उसके निचले हिस्से में भी जोन ऑफ फ्यूजन होता है। इसके बारे में हम लोग सबसे लास्ट में बात करेंगे। तो ये हो गया आपका जोन ऑफ कंबशन। यहाँ पर जो होता है ना, ताप जो होते हैं लगभग 2170 केल्विन होता है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि 2170 केल्विन ताप कहाँ से आया। तो ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके पहले जानिए कि जो ब्लास्ट फर्नेस है इसमें आपने क्या क्या चीज़ मिलाया। तो आपने ओर लिया, आपको मैं बता चुका हूं कि ओर का कितना हिस्सा हुआ था, 8 भाग, इसका 8 हिस्सा है। और लाइम स्टोन इसमें कितना हिस्सा है, तो 1 भाग है। और कोक कितना है, तो ये 4 भाग है। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात की चर्चा मैं आपसे करना चाहूंगा कि ओर की तो ज़रूरत है, क्योंकि उसी अयस्क में आपका लोहा छुपा हुआ, वो तो निकालना था। लेकिन ये लाइम स्टोन और कोक मिलाने की क्या ज़रूरत है। तो कोक के इस फर्नेस में 2 काम है। वही कोक तो यहाँ जल रहा है, वही कार्बन तो जल रहा है जिससे इतना टेम्परेचर उत्पन्न हुआ। तो एक तो काम हो गया, ये ईंधन के रूप में काम करता है कोक, याद रखिएगा। जो कोक मिला रहे हैं कार्बन, वो किसका काम कर रहा है, ईंधन का काम कर रहा है। और दूसरा एक काम और करता है, वही वो कोक है जिससे आप धातु प्राप्त करते हैं, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। यही जो है ना आपका अवकरण कर देता है लोहा का। तो कोक के 2 काम हो गए, एक तो ईंधन है और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट। लाइम स्टोन क्या है, तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि इस जो अयस्क, अब जो अभी इस अवस्था में जो अयस्क पहुंचा है, इसमें जो डाल रहे हैं उसमें सिलिका अशुद्धि के रूप में रहता है, और सिलिका जो होता है अम्लीय होता है। तो इसीलिए इसमें एक क्षारीय जो है फ्लक्स ज़रूरत होती है। तो ये फ्लक्स का काम करता है, बेसिक फ्लक्स का काम करता है, उसको भी हमने लिख दिया हुआ है। ये बेसिक फ्लक्स आगे देखेंगे कि कैसे ये लाइम स्टोन टूटता है और इसकी अशुद्धियों को वो निकाल देता है। तो आइए बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं जोन ऑफ कंबशन। तो याद रखना होगा, मैं तो यहाँ थोड़ा बहुत लिख दिया हूँ, लेकिन आपको जो लिखना है वो ये है कि फर्नेस के सबसे निचले वाले हिस्से में
जोन ऑफ कंबशन माने दहन क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र का ताप 2170 केल्विन होता है। यह ताप कहाँ से आया इतना सारा? तो इस क्षेत्र में कोक जो है जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और CO2 बनता है, और ये जो दहन है ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, और इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाता है 2170 केल्विन हो जाता है। जब इसके ठीक और ऊपर बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग हीट ऑफ माने हीट अब एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पर ऊष्मा अवशोषण क्षेत्र है। अब यहाँ पर ऊष्मा थोड़ी सी आगे इसके रिस्पेक्ट में कम हो जाती है। अब ये चीज़ समझना है कि यहाँ ऊष्मा कम कैसे हुआ। तो आपको जानना है कि जब यहाँ से आपने जलाया ये तो CO2 प्राप्त हुआ, ये CO2 ऊपर की तरफ उठा और ऊपर की तरफ उठ करके पुनः कोक से ये जला और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। तो जो ऊष्मा अवशोषण क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है कि CO2 प्लस CO ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बड़ा काम का है, यही आपका लोहा प्राप्त करने में मदद करेगा। लेकिन एक यहाँ पर क्या हुई समस्या कि ये ऊष्मा शोषी प्रक्रिया हो गई। तो ऊष्मा शोषी प्रक्रिया हो गई तो ऊष्मा को क्या करता है, ये अवशोषित कर लेता है, और इसीलिए इसका जो टेम्परेचर था 1423 से लेके 1673 केल्विन के बीच ही इसका टेम्परेचर होता है। जब इससे और आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है स्लैग फॉर्मेशन, जो मतलब धातु मल निर्माण क्षेत्र। यहीं पे जो अयस्क में अशुद्धियाँ होती हैं वो धातु मल के रूप में बदल जाते हैं। धातु मल पहले ही बता चुके हैं कि द्रव अवस्था में रहता है। आपको यह भी बता चुके हैं कि धातु मल का जो घनत्व होता है वो धातु की अपेक्षा कम होता है, इसलिए द्रवित जो धातु होते हैं उसके ऊपर तैरते रहता है। वो दो लेयर स्पष्ट हो जाते हैं कि धातु द्रवित धातु का लेयर और उसके ऊपर धातु मल का लेयर। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जोन ऑफ ये स्लैग फॉर्मेशन है। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है 10 से 70 से लेके 1123 केल्विन के बीच होता है। और जो आप यहाँ पे लाइम स्टोन डाले, अभी देखिए इसका उपयोग आ गया ना, जो लाइम स्टोन डाले वो टूट जाता है। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके CaO और CO2 दिया। अब हमें इसकी ज़रूरत है। CaO हो गया आपका ये क्षारीय हो गया, और यही वो फ्लक्स का काम कर रहा है, क्षारीय ये फ्लक्स हो गया। और ये है अशुद्धि, और कैसी है तो अम्लीय है, अम्लीय अशुद्धि अयस्क में मौजूद था। तो ये क्षारीय और ये क्या हो गया, ये क्षारीय और ये अम्लीय, और इस तरह से क्या बना दिया, ये हो गया धातुमल। इसी को हम लोग धातुमल कहते हैं। और ये धातुमल जो है ये है द्रव। अब ये द्रव धातुमल आगे अभी देखेंगे अगले स्टेप में कि कैसे आप धातु प्राप्त करते हैं। अवकरण क्षेत्र होता है और जोन ऑफ जो रिडक्शन होता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जोन ऑफ रिडक्शन। तो इस जोन ऑफ रिडक्शन में धातु प्राप्त होता है और वो धातु द्रव के रूप में रहता है, मतलब लोहा जो होता है द्रव के रूप में रहता है। और उस द्रवित लोहा के ऊपर यही जो होता है कैल्शियम सिलिकेट तैरते रहता है। और इसको इतना नोट करिए, और फिर हम लोग जोन ऑफ रिडक्शन देखते हैं, और फिर देखते हैं कि अंत में जोन ऑफ फ्यूजन इसमें क्या होता है। पहले इतना को आप नोट करिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस भट्टी का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसको जोन ऑफ रिडक्शन कहते हैं, अवकरण का क्षेत्र कहते हैं। अब यहीं पर वास्तव में स्टूडेंट्स होता क्या है कि लोहा यहीं पे प्राप्त हो जाता है। जो अयस्क होता है उस अयस्क से लोहा का अवकरण यही हो जाता है। जहाँ पर देखिए कैसे होता है। तो ये सबसे पहले तो देखिए कि भट्टी का सबसे अपर पार्ट है, सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है। यहाँ टेम्परेचर जो होता है 500 के आसपास से लेकर के 900 केल्विन तक के हिस्से को हम लोग जोन ऑफ रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि आपका अयस्क है Fe2O3, यह कार्बन मोनोऑक्साइड इसको ऑक्सीकृत कर दे Fe3O4 में। कार्बन मोनोऑक्साइड जो नीचे से बढ़ रहा है, अब क्या होता है कि Fe3O4 ये हो गया, देखिए अवकृत हो गया, अपचयित हो गया कि इसमें लोहा में, यही आपका लोहा है, लोहा यहीं पे निकल जाता है वास्तव में। अब एक और घटना होती है, Fe2O3 जो होता है ये बदल जाता है FeO में उसी टेम्परेचर पे। लेकिन जब ताप बहुत बढ़ता है, जब नीचे की तरफ और आते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है 270 केल्विन से जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो उस स्थिति में FeO जो होता है पुनः ये उसका अवकरण हो गया, अपचयित हो गया लोहा में। एक बार फिर से देखिए इस प्रक्रिया में भी यहाँ लोहा मिल गया। अब यहाँ पर
क्या होता है कि ये लोहा जो होता है द्रव के रूप में नीचे आता है तो द्रव के रूप में बदल चुका होता है, और द्रव के रूप में जो लोहा बदला होता है उस लोहे में उसी वक्त कुछ अन्य अशुद्धियां भी मिश्रित हो जाती हैं। कार्बन के अलावा तो अन्य अशुद्धियां मिल जाती हैं, और कार्बन तो रहता ही है। तो इसमें अंतिम जो ये होता है सबसे, ये आप कहिए कि दहन के ठीक ऊपरी वाला हिस्सा होता है, इसको हम लोग जोन ऑफ फ्यूजन कहते हैं, और इसको गलन क्षेत्र कहते हैं। भट्टी का आप कह सकते हैं कि सबसे निचली हिस्सा जहाँ दहन हो रहा है ठीक उसके ऊपर वाला ये हिस्सा होता है। और यहीं पर क्या होता है, स्पॉन्जी जो आयरन होता है, पिघला हुआ आयरन होता है, उसमें जाके कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, एमएन इत्यादि मिल जाता है। अब क्या होता है देखिए, एक तो आपका स्लैग बना हुआ है कैल्शियम सिलिकेट, उसके ऊपर ये स्पॉन्जी आयरन भी मेल्ट हो चुका, पिघल चुका हुआ, तो आपका कैल्शियम सिलिकेट जो होता है वो ऊपर रहता है, वो हल्का होने के कारण द्रवित लोहा नीचे रहता है। और इस प्रकार हमें यहाँ से आपको लोहा जो होता है वो बाहर निकल आता है, इसको हम लोग पिग आयरन के नाम से जाना जाता है। और भी आयरन के बहुत सारे टाइप हैं, उसमें कार्बन के कितने परसेंटेज होते हैं, उसके क्या गुण होते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम लोगों ने स्टूडेंट्स ये देखा, ये ब्लास्ट फर्नेस है, ब्लास्ट फर्नेस के अलग अलग हिस्से का टेम्परेचर अलग अलग था, और वहाँ पे अलग अलग रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जाकर के फाइनली आपको धातु प्राप्त होता है, जो कि द्रव के रूप में प्राप्त होता है, उसको पिग आयरन कहते हैं हम लोग। फिर इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ जो प्राप्त हो रहा है जो लोहा, उसके बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।